हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश कि आपको हर वो चीज मिले जिसकी उम्मीद और कोशिश आपने की है। और इस वीडियो के साथ मैं 4 एलिमेंट्स वाटर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो बिना और डिले के लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। फिमफाट ने भारी सांस लेते हुए कहा, सॉरी डैड। उसके ये बोलते ही फिमडेड ने उसे सख्त आवाज में रोक दिया और कहा कि अपनी माफी अपने पास रखो, क्योंकि इतनी खराब मैनेजमेंट के साथ रिजॉर्ट के बैंकरप्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिमडेट ने नाराज होकर यह भी कहा कि उसने सुना है कि वॉटिन ग्रुप ने एक बार फिर से बढ़त ले ली और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जमीन खरीद ली है, वही जगह जिसे फिमफाट हुआ हिन में रिजॉर्ट एक्सपैंड करने के लिए लेना चाहता था। फिर फिमडेट ने ताना मारते हुए कहा कि फिमफाट को अपने बड़े भाई जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और एडिसॉन जरूर उसका मजाक उड़ा रहा होगा कि उसका बेटा इतना यूजलेस है जो हर चीज गलत कर देता है और बिजनेस भी लापरवाही से चलाता है। उस पल घर के मुखिया फिमडेट अपने सबसे छोटे बेटे फिमफाट को लगातार उसकी मैनेजमेंट मिस्टेक्स के लिए डांट रहे थे, क्योंकि कई क्वार्टर्स से रिजॉर्ट में नुकसान हो रहा था। ये सब उसके बड़े बेटे फिमवट से बिल्कुल उलट था, जो बैंकॉक में वचारा ग्रुप के मेन होटल को बहुत अच्छे से संभाल रहा था। उसी बीच बड़े बेटे की पत्नी मेई ने धीरे से कहा कि सिर्फ फैट को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भले ही वो वॉर्ड जितना टैलेंटेड न हो, लेकिन कम से कम वो यूं ही बैठकर परिवार का पैसा खर्च नहीं करता। लेकिन उसके इतना कहते ही फिमडेड भड़क उठा और गुस्से में पूछा, क्या किसी ने उसकी ओपिनियन मांगी थी? डिनर के दौरान अपनी राय रखने की हिम्मत करने पर मेई को सबके सामने डांट सुननी पड़ी। कमरे का माहौल भारी हो गया और परिवार की बेटी चौनलाडा चुपचाप बैठी रही, खुद को जितना हो सके उतना इनविजिबल बनाने की कोशिश करती हुई। लेकिन आखिरकार वो खुद को रोक नहीं सकी और कह बैठी कि अगर वो किसी भी तरह मदद कर सकती है तो वो तैयार है। इस पर फिमडेट ने उसे भी डांटते हुए कहा, वो घर की बेटी है और बिजनेस मैटर्स में दखल ना दे, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि बिजनेस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चोनलाडा ने शांति से कहा कि उसने इस साल ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और वो काम करना चाहती है। लेकिन फिमडेट ने तुरंत जवाब दिया कि उसका रोल किसी सूटेबल इंसान से शादी करना है, जिसे वो खुद चूज करेगा, और वही उसकी तरफ से परिवार के बिजनेस में इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा। उसने साफ कहा कि कॉम्पिटेंस वाले काम उसके भाई संभालेंगे, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व हुई तो सिर्फ प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। इन बातों के बाद चोनलाडा ने और बहस न करने का फैसला किया। उसे पता था कि उसके पिता हमेशा अपने फैसले दूसरों पर थोप देते हैं और किसी की भावनाओं की ज्यादा परवाह नहीं करते। कुछ ऐसा जिसका सामना वो बचपन से करती आ रही थी। चाइनीज फैमिली में होने की वजह से बेटी होना ही उसे मेल वारिस से नीचे रख देता था, और ऊपर से सेकंड वाइफ की बेटी होने के कारण घर में उसकी पोजीशन एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ से भी कम थी। सीन चेंज होता है। लाडा ने अपनी माँ को पुकारा। उसकी माँ ने पलटकर देखा और कहा, तुम वापस आ गई। लाडा ने थके हुए आवाज में कहा कि उसे समझ नहीं आता कि वो हर संडे मेन हाउस में लंच करने पर इतना जोर क्यों देती है। इतना कहते हुए लाडा ने सोफे के पीछे सिर टिकाया और थक कर आह भरी। मेन हाउस में परिवार के साथ सिर्फ लंच करना ही उसे किसी युद्ध पर जाने से ज्यादा थकाने वाला लगता था। उसकी माँ हमेशा कहती कि सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने चाहिए, ताकि लोग उसे पसंद करें और उसे रिस्पेक्ट दें। फिर भी उसके बड़े सौतेले भाई फिमफाट के अलावा उस घर में कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। इस पर उसकी माँ ने शांत आवाज में कहा कि ये उसके डैड का ऑर्डर है। लाडा ने तुरंत पूछा, अगर उसने कभी अपने पिता की बात न मानी तो क्या वो उसे अनग्रेटफुल समझेंगी? माँ ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, तुम्हारे पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया और ये भी ध्यान रखा कि हम आराम से रहें। लाडा ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, वो पूरी कोशिश करेगी कि उनकी इच्छा के खिलाफ न जाए। वो नहीं जानती थी कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए कि शारीरिक रूप से आराम में रहना लेकिन मन की शांति न होना खुशी नहीं होता। फिर भी लाडा अपनी माँ का विरोध करने से जितना हो सके बचती थी, ताकि उन्हें चिंता न हो। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसे जो गलत लगता था उस पर सवाल उठाने का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। खास तौर पर अपने पिता की उस योजना को लेकर, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद उसकी शादी तय करने की बात थी। ये एक ऐसी चीज थी जिसके खिलाफ लाडा खड़ी होने का मन बना चुकी थी, भले ही इसके लिए उसे अनग्रेटफुल या जिद्दी ही क्यों न कहा जाए। कुछ देर बाद लाडा का सौतेला भाई उससे मिलने आता है।
उसे देखते ही लाडा की माँ ने पूछा कि वो आज उनके घर किस काम से आया है। फिमफाट ने सीधे कहा कि उसे लाडा से बात करनी है। आंट मोन ने कहा कि ठीक है, वो उसके लिए कुछ पीने को ले आती है और वो वहां से चली जाती है। लाडा ने थोड़ी हैरानी से अपने सौतेले भाई की तरफ देखा, जो आकर उसके पास सोफे पर बैठ गया। फिमफॉट टेंशन में लग रहा था। आमतौर पर वो मेन हाउस की मीटिंग के बाद सीधे अपने काम में लौट जाता था, लेकिन आज वो किसी जरूरी बात पर चर्चा करने आया था। कुछ देर बाद फिमफाट ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आना चाहता है। उसने पहले पूछा कि क्या लाडा वाकई बिजनेस में मदद करना चाहती है, और फिर ये जानना चाहा कि क्या वो हुआहीन में उसके साथ काम करने को तैयार है। ये सुनते ही लाडा ने बिना झिझक कहा कि बिल्कुल, वो मदद करने को तैयार है। साथ ही उसने पूछा कि वो उसे किस पोजीशन पर रखना चाहता है। लाडा ने साफ कहा कि वो रिसेप्शनिस्ट के रोल से भी शुरू कर सकती है और उसे किसी भी रोल से कोई दिक्कत नहीं है। इस पर फिमफाट ने जवाब दिया कि ये उसकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। लाडा ने हैरानी से पूछा कि उसका मतलब क्या है, वो उसे कौन सी जॉब देना चाहता है, जिस पर फिमफाट ने साफ किया कि वचारा ग्रुप में नहीं, बल्कि वॉटिन ग्रुप में। ये सुनकर लाडा चौंक गई। तब फिमफाट ने बिना बात घुमाए साफ कहा कि वो चाहता है कि लाडा कॉम्पिटिंग रिजॉर्ट के लिए काम करे। सीन चेंज होता है। प्रिम ने मुस्कुराते हुए एपो को कंग्रेचुलेट किया, तीसरे साल लगातार अवार्ड जीतने के लिए। एपो ने बस शॉर्ट में थैंक्स कहा। वॉटिन ग्रुप के रिजॉर्ट को एशियन कमिटी की तरफ से मिला ये अवार्ड उसके चेहरे पर कोई खास एक्साइटमेंट नहीं ला सका। ये बस इस बात की एक और कॉन्फर्मेशन थी कि वॉटिन ग्रुप का रिजॉर्ट थाईलैंड का सबसे बेहतरीन सी साइड रिसॉर्ट है और उसके स्टैंडर्ड्स लगातार ऊंचे हो रहे हैं। प्रिम ने कहा कि अच्छी खबरें एक के बाद एक आ रही है। कुछ समय पहले ही जबरदस्त कंपटीशन के बावजूद प्राइम लोकेशन वाली प्रॉपर्टी की खरीद फाइनलाइज हुई है और वॉटिन ग्रुप को कोई हरा नहीं सकता। प्रिम ने कहा कि सेलिब्रेशन तो बनती है। एपो ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा कि उसके पास इसका टाइम नहीं है और इसे एंड ऑफ ईयर बोनस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये कहते हुए एपो ने अपनी असिस्टेंट की तरफ देखा। प्रिम का चेहरा डिसअपॉइंटमेंट से सीधा खुशी में बदल गया, सिर्फ बोनस शब्द सुनकर। एपो के साथ काम करना आसान नहीं था। काम के प्रति उसकी ऑब्सेशन सबको पता थी। उसके सिबलिंग्स अक्सर कहते थे कि उसकी जिंदगी सिर्फ काम के आसपास घूमती है, लेकिन प्रिम, जो अपने बॉस की स्पीड और डिमांड्स के साथ चलना जानती थी, हर चीज स्मूथली मैनेज करती। इसी वजह से एपो ये इंश्योर करती कि प्रिम की कद्र की जाए, ताकि उनकी पार्टनरशिप बनी रहे। एपो मानती थी कि काम हो या रिश्ते, सब कुछ म्यूचुअल बेनिफिट पर ही टिका होता है। भरोसे और लॉयल्टी की बातें अपनी जगह थी, लेकिन असल दुनिया में सब कुछ पैसों से चलता है। एपो ये बात अच्छे से समझती थी और रिसोर्सेस को हमेशा स्मार्टली मैनेज करती थी। प्रिम ने फिर कहा कि एक और जरूरी बात है जो उसे बतानी है। एपो ने पूछा कि क्या है। प्रिम ने बताया कि हेड बॉस के सेक्रेटरी ने कहा है कि एपो आज रात कुछ टाइम उनके लिए रिजर्व रखे। एपो ने साफ कहा कि उसके फादर से कह दे कि जो भी है वो खुद ही हैंडल कर लें। अगर उन्हें उसे किसी से मिलवाने का इतना शौक है तो वो खुद कर लें, क्योंकि वो अपने वर्क आवर किसी बेकार की चीज में वेस्ट नहीं करेगी। बिना किसी इमोशन के एपो ने प्रिम की तरफ देखा और मीटिंग रूम की ओर बढ़ गई। प्रिम उसके पीछे चलती रही। सीधे आदेश के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से एपो को समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि ये रिक्वेस्ट एपो से भी ज्यादा अथॉरिटी वाले इंसान की तरफ से आई है। प्रिम ने याद दिलाया कि एपो की बड़ी सिस्टर की शादी कुछ महीनों पहले ही हुई है। उसने पूछा कि क्या एपो खुद को किसी से मिलने का चांस देने के बारे में नहीं सोचती, और अगर एपो हर दिन ऐसे ही काम करती रही तो कभी अपना सोलमेट नहीं ढूंढ पाएगी। जिन लोगों से एपो रोज डील करती है, उनमें से ज्यादातर या तो फैमिली वाले हैं या उम्र में काफी बड़े। हेड बॉस बस एपो की एज के किसी इंसान से उसे मिलवा कर मदद करना चाहते हैं। एपो ने सख्त आवाज में प्रिम से कहा कि वो ध्यान से सुने। अगर उसने जिद करना बंद नहीं किया तो उसका बोनस कम होता जाएगा। कुछ देर बाद दिन का कॉल आया। एपो ने सीधे पूछ लिया, क्या आज पापा ने तुम्हें परेशान करने के लिए कॉल किया था? दिन ने जवाब दिया कि उसने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। एपो ने कहा, आजकल पापा को बस यही चिंता रहती है, खासकर जब से उन्होंने तुम्हारी शादी देखी है। एपो ने थकी हुई सांस ली। अपने पिता एडिसॉन की लगातार जिद से वो सच में परेशान हो चुकी थी। कजिन डिन की शादी के बाद से वॉटिन ग्रुप के ग्रेट बॉस कहलाने वाले एडिसॉन एपो से खुलकर और बार बार रिलेशनशिप्स पर बात करने लगे थे।
उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि एपो की कोई भी प्रेफरेंस उन्हें मंजूर है, वो बस किसी में इंटरेस्ट दिखाए और अपने दिल में किसी को जगह दे। उनके लिए ये दुनिया की सबसे अहम बात बन चुकी थी। सच ये था कि एपो खुद अपनी प्रेफरेंसेस को लेकर श्योर नहीं थी। वो अपनी छोटी कजन वेयो जैसी नहीं थी, जिसे बचपन से ही खूबसूरत लड़कियों में इंटरेस्ट था, और न ही डिन जैसी, जिसने रोज से शादी कर सबको सरप्राइज कर दिया था। आखिर में फाई थी, जो काफी हद तक एपो जैसी ही थी, रिलेशनशिप से दूर, मगर इमोशंस के मामले में वो एपो जितनी इंडिफरेंट नहीं थी। काम के अलावा एपो का दिल कभी किसी के लिए धड़कना नहीं जानता था। डिन ने कहा, एपो की बात सुनकर लगता है अंकल को उसकी सच में चिंता है। एपो ने कहा कि छोड़ो ना, पापा कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं, जल्दी ही थक जाएंगे और इंसिस्ट करना बंद कर देंगे। डिन ने कहा कि वो बस अच्छे इरादे से चाहते हैं कि एपो को कोई मिल जाए। एपो ने कहा कि ये उसके लिए एक और बर्डन जैसा है, किसी को अपने साथ इमेजिन करना ही उसे इरिटेट करने लगता है। डिन ने जवाब दिया कि वो भी इसकी कल्पना नहीं कर पा रही, फिर भी वो ये देखना चाहती है कि आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो एपो का दिल तेज धड़कने पर मजबूर कर दे। एपो ने कहा कि हवा का रुख बदलने की उम्मीद करना ज्यादा आसान होगा। फिर उसने पूछा कि क्या डिन को और कुछ कहना है। अगर नहीं, तो वो कॉल रख रही है, क्योंकि उसे अपना काम खत्म करना है। डिन ने एपो से कहा कि वो खुद पर काम का इतना बोझ न डाले, और अब वो उसे और डिस्टर्ब नहीं करेगी, बल्कि वो रोज के साथ कडल्ड होकर सोने जा रही है। अपनी बड़ी कजिन की टीजिंग सुनकर एपो ने हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि वो हर मौके पर अपनी वाइफ के बारे में ब्रैग करती रहती थी और पूरी तरह लव स्ट्रक थी। भले ही एपो को कभी प्यार में इंटरेस्ट न रहा हो, लेकिन वो अपने कजिन के लिए खुश थी, जिसे अपना सच्चा प्यार मिल गया था। लेकिन रोज, यानी उसकी कजिन इन लॉ का ख्याल आते ही एपो को उनकी शादी याद आ गई। सेरेमोनी के दौरान वो एपो थी जिसने बुके पकड़ा था, और वो पल उसे उलझन और हैरानी में डाल गया था। बाद में रोज ने उसे फ्लावर्स को प्रिजर्व करने का तरीका बताया था। उसने सलाह दी थी कि एक गुलाब को किसी मोटी बुक के अंदर प्रेस कर दे। एपो ने वो सलाह मान ली, जबकि बाकी बुके मुरझा गया था और फेंक दिया गया था। एपो का मानना था, सूखे हुए गुलाब बिल्कुल उस प्यार की तरह हैं जो धीरे धीरे मुरझाकर कहीं खो जाते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड हो रही है, उस पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऑनेस्टली एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। अगर आप मेरी और वीडियो भी देख लेते हैं, तो यूट्यूब को लगता है कि कंटेंट देखने लायक है, और इससे चैनल को सच में काफ़ी मदद मिलती है। अगर बस हाय कहना हो, तो कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप सबसे बात करना और आपके कमेंट्स रीड करना पसंद है।